बच्चों आप लोगों को मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दिया। अब आप जो है इस पे अप्लाई करके सीखिए कि क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। थ्योरेटिकली चीज़ें सीख लिया तो मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ और क्वेश्चंस ये है नीट 2017 का सवाल है। क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऑफ ये स्पेसिफिक रिएक्शंस रेट ऑफ 10 के पावर -2 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। बच्चों एक चीज़ मैंने बताया आपको, सिखाया था ट्रिक्स। याद करिए कौन सा ट्रिक सिखाया था? जब आपके ना समझ में आए तो हमने कहा था यूनिट का ट्रिक सिखाया था आपको। याद करिए ट्रिक्स। ट्रिक में क्या था कि रेट कांस्टेंट के निकालना हो किसी का तो हमने कहा था कंसंट्रेशंस के पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। इसमें देखो आप सिर्फ देखो क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो आप n की वैल्यू कितना रखेंगे? 1, तो यहाँ पे रखो। अगर कंसंट्रेशंस के पावर आप 1 - 1 रखेंगे और ये सेकंड इनवर्स रखेंगे तो ये खत्म हो गया। तो k की वैल्यू क्या आएगी? कुछ यहाँ न्यूमेरिकली वैल्यू होगी और साथ में उसके साथ लिखा होगा सेकंड इनवर्स। तो देखिए आपके सामने लिखा है 10 के पावर -2 ये लिखा हुआ है और साथ में सेकंड इनवर्स, यानी ये टाइम नहीं है, यही तो आपको पहचानना है। ये क्या है? ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है। तो ये आपको याद दिला रहा हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यानी ये k दिया है तो बच्चों k आपको दिया है तो k = कितना है? 10 के पावर -2 सेकंड इनवर्स दिया है। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम, आपसे टाइम पूछ रहा है। क्या होगा? शुरुआत में कितना रहा होगा, यानी R0 की वैल्यू होगी 20 ग्राम और जो है अगर ये रिड्यूस हुआ होगा तो जो फाइनल R होगी वो है 5 ग्राम। आपके पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? T = 2.303/K log इनिशियल कंसंट्रेशंस अपॉन फाइनल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। देख लीजिए बच्चों, इस फार्मूले पे रखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ये रहा 2.303/K, K की वैल्यू है 10 के पावर -2, ये है लॉग और ये R0 की वैल्यू है 20 और ये हो जाएगा 5। ये डिवाइड करेंगे ये 4 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 के पावर 2 कर दीजिए तो T = हो जाएगा 2.303 10 के पावर -2, ये हो जाएगा log 2 के पावर 2। अगर किसी के पावर कोई 2 होता है तो वो आगे आ जाता है तो क्या हो जाएगा आपकी? T = 2.303, ये हो जाएगा 2 log 2 अपॉन 10 के पावर -2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये रख दीजिए तो जाएगा 2 × 0.3010 ये अपॉन 10 के पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 138। ठीक है, ये आएगा, ये जो है आपका 0.136 10 के पावर आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 138.6, ये हो जाएगा सेकंड। देख लीजिए इसमें कोई ये तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने जो फार्मूला आपको पढ़ाया था उसी फार्मूले पे ये इसको पुट करके देख दिया। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं और जो आपको फर्स्ट ऑर्डर में प्रूव किया था उस पर सवाल आया है। बच्चों नीट 2016 का सवाल है, ये नीट फेज फर्स्ट में आया था और जब पहली बार नीट हुई थी तब का सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जब मैंने अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था फर्स्ट ऑर्डर में मैंने पढ़ाया था, याद करिए क्या पढ़ाया था कि अगर रेट कांस्टेंट R1 हो तब समय T1 हो, रेट कांस्टेंट R2 हो तब समय T2 हो, तब उसके लिए मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था। याद करिए क्या पढ़ाया था? हमने कहा था K = 2.303/T2 - T1 log R0 कंसंट्रेशंस अपॉन R। याद करिए बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रूव किया था। और देखते हैं यही फार्मूले पे लगे। क्या कह रहा है? रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एट जो है कह रहा है 10 सेकंड्स, कह रहा है कि एंड 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एट, तो ये वाला कंसंट्रेशन R1 हो गया तब समय क्या था? T1। तो आप लिख लीजिए
यानी ये पहला कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, याद करिए, R1/R2, ये प्रूव किया था आपको। तो आप क्या कहेंगे, ये तो कहेंगे कि जब R1 की कंसंट्रेशन की वैल्यू थी तब जो है आपका ये था 0.04 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, और जब ये R2 हो जाएगा तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.03, यही मोल लीटर। ये था इस टाइम जब R1 था तब समय दिया था, क्या दिया है, ये है T1, कितना दिया है, ये दिया है 10 सेकंड, और ये दिया है T2, कितना हो जाता है 20 सेकंड। याद करिए ये सब दिया है को पहले से, उसी को पुट कर दीजिए। तो K = हो जाएगा 2.303 अपान T2 - T1, यानी 20 - 10 log। R1 की वैल्यू कितना है 0.04 और R2 की वैल्यू कितना है 0.03। अब यहाँ पे जो है ये हटाएंगे तो आ गया 4/3। तो बच्चों हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो आपको, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा पॉइंट में, क्या पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा log, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर 1 बचेगा तो 1.33 आएगा। ध्यान दीजिएगा log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 तो नहीं होगी, अगर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ फार्मूले होते नहीं हैं। तो log 2 की वैल्यू कितना होता है 0.3010, तो ये तो 0.30 से कम है, यानी 1 पॉइंट समथिंग थे, तो यहाँ भी कम कर दो। ये आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई चार्ट वार्ट नहीं रहेगा, ना आपके पास इतना दिमाग काम करेगा कि इसका हमें log लेना है, तो यही में कम कर लीजिए। तो मैं अपने आप से कम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है 0.3 है, तो यहाँ पे 0.2 मान लो, या जो है अगर आपको लगता है तो 1.8 मान लीजिए, 0.18 मान लीजिए, ऐसे करके, या 0.2 मान लीजिए, जो भी सिंपल लगे। तो मैंने अपने अंदाज से माना कि 2 होता तो 0.3, तो 0.3 से कम होगा। तो अगर आपको 0.2 लग रहा है तो 0.2 मान लीजिए। तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो K = हो जाएगा आपका 2.303 अपान 10, और ये हो जाएगी, हम मान लेते हैं 0.2, अपने हिसाब से 0.2 मान लिया। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको सेकंड में लाना है, तो देखिए अब इसे मल्टीप्लाई करिए। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगी जो है, तो मल्टीप्लाई करके देखिए बच्चों। देखो एक तो मैंने एक तरीका ये बताया आपको, और एक तरीका और है ना कि ये log 4 - log 3 कर लो। अगर मतलब और सिंपल लगता है तो क्यों उसको डिवाइड करोगे, यहाँ आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो वही वाला सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये तो जो है आप एग्जाम में जितने आसानी से कर लें। तो K = हो जाएगा 2.303 अपान ये 10, और यहाँ क्या हो जाएगा log 4 - log 3, ऐसे कर लीजिए, ये ऊपर लेके चले जाइए। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो और आसान हो जाएगा। क्यों आप टफ कर रहे हो, टफ मत करो, आपको जितने सिंपल से सिंपल में सॉल्व करना होगा। log 4 की वैल्यू आप जानते हो, log 2 के पावर 2 कर लेना, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0.6 के आसपास, और log 3 की वैल्यू कितना होता है -47 आसपास होता है, 471 होता है, तो 5 ये मान लो आपको। ठीक है, तो मान लो 0.4 मान लो, आगे कोई मतलब नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा। तो K = हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2.303, और यह जाएगा 0.2, और यहाँ बचेगा 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी 2, 6, ये 0, ये 6, और हो गया 4, ये हो गया। अब आप रखेंगे तो 0.4 आएगा ये, और अगर ये 10 नीचे भी है तो और थोड़ा वैल्यू हो जाएगी, तो 0.046 के आसपास हो गया। K की वैल्यू आई, अभी आपको जो निकालना है वो नहीं आया है, ये आ गया है। अब मैं इसको जो है आपको सॉल्व करता हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, ये हाफ लाइफ पीरियड आपसे पूछा है बच्चों, तो आप खुद सोचो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, क्योंकि आपका क्या निकला है K, और रेट कांस्टेंट जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती है, यानी इससे जो तुम्हारा K आया है उसी को यूज कर लो। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है जो है T½ = होता है 0.693 डिवाइड बाई K, और K की वैल्यू आपकी आ गई है, तो 0.693 डिवाइड बाई 0.046। तो इसको अगर हटाओगे तो हट जाएगा, तो कितना आएगा, ये आपका बचा 693 डिवाइड बाई 46। अब 46 को डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार जाएगा देख सकते हैं। तो करीब करीब आपके पास जो मैंने को छोड़ के स्टार्ट किया है, तो ये करीब करीब 15-16 के आसपास जाएगा। ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। क्योंकि आपने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ छोड़ दिया, 0.6 मान लिया, 0.4 मान लिया, इसके वैल्यू छोड़ दिया। अगर यहाँ बड़ी वैल्यू आती तो मल्टीप्लाई करें तो थोड़ी बड़ी वैल्यू आती, तो थोड़ी बड़ी वैल्यू आती तो अब आप ऑप्शन में जाओ, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो ये अब बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, तो छोटी वैल्यू यानी आसपास की यही होगा, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट रखोगे तो यही आएगा। तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप छोड़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जाएगा 24.1। अगर आपको अच्छी तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रखना पड़ेगा। लॉग जो है आपका 4 की जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट रखेंगे, लॉग 3 की वैल्यू एग्जैक्ट रखेंगे, सबस्ट्रेट करेंगे, फिर यहाँ कुछ पॉइंट से लेके कुछ 3 अंक होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी और बड़ी आएगी। जब थोड़ी वैल्यू जो है आपको जो मल्टीप्लाई करेंगे आएगी और इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर नियर अबाउट यही आएगा। आप पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल हमको लगाना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। बच्चों ये AIPMT का सवाल है 2015 का, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस A से B बना है और ये K वैल्यू दिया है। तो जो K की वैल्यू दिया है आपको यही तो पहचानना है। कितना दिया है? 0.6 × 10⁻³ ये दिया है मोल लीटर इनवर्स, और ये है सेकंड इनवर्स। यूनिट पे जाइएगा, ये जो यूनिट है ना ये 0 ऑर्डर रिएक्शंस का यूनिट है, क्योंकि मोल में अगर फर्स्ट ऑर्डर होता सिर्फ सेकंड इनवर्स होता है। तो ये के से पहचान गया, ट्रिक पे याद करिए। तो ये कौन सा रिएक्शंस है? ये रिएक्शंस 0 ऑर्डर का है, और इसमें दिया है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो ए का कंसंट्रेशन है शुरुआत में वो कितना है? 5m यानी 5 मोलर है। तो कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ाया था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है? ए, और ये ऑर्डर हो गया 0, तो ये हो जाएगा आपका रेट, ये हटाएंगे आएगा के, तो ए के पावर तो हो गया 0, यानी जो है अब इसको अगर हमें लिखना होगा तो याद करिए हम क्या लिखते थे DA कंसंट्रेशन अपॉन DT, ये लिखते थे। तो भैया जिस रेशियो से ये टूटेगा उसी रेशियो से तो B बनेगा, तो ये बराबर होगा किसके? प्लस DB अपॉन DT के, ये जगह के ए के पावर 0, तो ये 0 तो ख़त्म हो गया, याद करिए। तो ये तो हमें पूछा नहीं है, हमसे तो ये कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि द कंसंट्रेशंस ऑफ बी आफ्टर 20, तो इसको हटा दीजिए, इसको ले लीजिए। तो आप क्या कहेंगे DB अपॉन DT इजकल टू के, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन के आएगा? तो जाएगा DV का कंसंट्रेशन के DT, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये क्या आएगा? ये आएगा B का कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा K × T, तो ये हो गया। तो B का कंसंट्रेशन तो पूछा है, तो रेट कांस्टेंट दिया है, कितना दिया है? ये दिया है 0.6, और आपका 10⁻³ और आपका समय दिया है 20 सेकंड मिनट दिया है, तो इसको 60 सेकंड कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी जो है 20 मिनट है, तो 20 मिनट के हम टू लिया 60 सेकंड हो जाएगा। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो देखो ये और ये 0 हटा दीजिए, तो 10 की पावर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि -3 था तो ये -5 हो जाएगा, तो ये 3 था ना, 2 कट जाएगा, तो एक बचेगा -1, अभी हो जाएगा 12, और 12 × 72 हो जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। अब 72 में जो है ये पॉइंट लग जाएगा, और ये 10 के पावर जो है आपके पास -2 इवन दिया है, तो ये पॉइंट इधर आएगा, तो B की वैल्यू हो जाएगी कितना? 0.72 के आसपास ये हो जाएगा। तो ये आपका 0.72 जो है M की वैल्यू दिया है। ये है, बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, इतना अच्छा सवाल था कि आप इसे सोच नहीं सकते हैं। कंसंट्रेशन दिया है A का, पूछ रहा है B का, तो आप किसे कंफ्यूज करेंगे। ये जो मैं डिफरेंशिएट किया था, आपको प्रूव किया था 0 ऑर्डर में, वहाँ इसको लगाना पड़ेगा। बच्चों ये जो है इंटेक्स का क्वेश्चन है, और जो है क्वेश्चन ये 4.5 मीन्स क्वेश्चन यूनिट 4 है, क्वेश्चन 5 है। 4.6 का मतलब यूनिट 4 है, क्वेश्चन 6 है। ये दोनों सवाल एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ यही क्वेश्चन 2017 नीट में आया था। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन सब NCERT से ही आते हैं, और ये इंटेक्स के ही क्वेश्चन हैं। तो और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 4.5 का जो है यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशंस मैं नीचे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो सॉल्यूशंस है
4.5 का क्या है, कैसा कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हैज़ ये रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दिया है, कह रहा हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम्स, यानी शुरुआत में जो है आपका ये होगा R0, ये कितना दिया है 5 ग्राम दिया है, कह रहा है रिड्यूस टू कितना हो जाता है, यानी जो लास्ट अमाउंट R होता है वो 3 ग्राम दिया है, रख दीजिए इसको। तो क्या कहेंगे, के की वैल्यू आपका दिया है रेट कांस्टेंट की, तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर में आपको कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इतना, यानी कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया है और ये दिया है, और आपका ये रेट कांस्टेंट दिया है, तो इसका मतलब है कि समय ये जो है आपको टी पूछेगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन यानी R0, ये जो है आपका R0 है अपान R है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो डायरेक्ट समय नहीं, डायरेक्ट टाइम नहीं पूछा है, कह रहा है हाउ लॉन्ग्स विल 5 ग्राम, यानी कितने समय लगेंगे 5 ग्राम से 3 ग्राम होने पे, ये है इसका सेंस। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो टी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपान के की वैल्यू दिया है 1.15 इंटू 10 के पावर -3, और ये दिया है लॉग, और ये दिया है R0 की वैल्यू है 5 और ये दिया है 3, तो इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, तो ये थोड़ी वैल्यू आपको डिवाइड करनी पड़ेगी बस, तो 10 के पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1 ये जाएगा एक बार, फिर आएगा 2, तो 1.6 के आसपास 6 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ लॉग भी होगा, 1 मिनट यहाँ साथ में लॉग होगा। अब यहाँ पे बच्चों हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आए, क्या दिक्कत आए, क्योंकि हमारे पास लॉग जो है 2 और लॉग 3 की वैल्यू पता होता है, तो उसी के नियर अबाउट आपको सॉल्व करना होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और आप सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 होगा, ये हो जाएगा 1.15, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी अगर हम log 2 की वैल्यू लेते हैं तो ये होता 0.3010, तो इसको 1.6 है यानी 2 के आसपास है, 2 से थोड़ा कम है तो हम इसको 0.2 मान लेते हैं, ठीक है। ये पावर चला जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। अब ये आप करेंगे तो ये आएगा 4, 3 यहाँ 1.6 हो जाएगा, और आपको डिवाइड करना होगा 1.15 से इंटू 10 के पावर 3 ये दिया है। तो अगर आप चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं, क्यों हटाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप हटाना चाहें तो हटा दीजिए, तो यहाँ से कर लीजिए, अगर एक पॉइंट यहाँ से आप पहले तो इसको हटा लीजिए, तो ये हटेगा पूरा ही ख़त्म हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 4606 डिवाइड बाई 1.15 के, इतना आएगा। तो इसका मतलब है अगर आप पूरा डिवाइड करना चाहते हैं तो ये हटा दीजिए, अब इसको थोड़ा का कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा 4606 फिर 00 डिवाइड बाई 115, इतने से डिवाइड करेंगे तब जाके आपकी टी की वैल्यू आएगी। तो एक बार आपको इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व के आसपास जो है नियर अबाउट कितना आ रही है, ये थोड़ा सा जो है इसको कैलकुलेशन करके देख सकते बच्चों। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे है कि आप log 5/3 रखते हैं ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1.66 आ गया, तो हो सकता है ये आप ना लगा पाएँ क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर थोड़ा रहता है। तो इतना टफ ना करो, इसको और आसान कर लो, log 5 माइनस log 3 कर लो, तो ये और आपका आसान हो जाएगा। जब आप और आसान कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल आराम से लग जाएगी, क्योंकि log 5 की वैल्यू लोग को पता होता है और log 3 की वैल्यू पता होता है। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना करिएगा, क्योंकि टी इक्वल टू आप क्या कहेंगे 2.303 अपान ये जो है आपकी वैल्यू है, ये आपकी जो वैल्यू है 1.15 है इंटू 10 के पावर -3, यहाँ कर दीजिए log 5 माइनस log 3, ये कर लीजिए। तो अब यहाँ पे ये करेंगे log 5 log 3 की वैल्यू माइनस log 3। बच्चों जो है मैंने ये जो है इसको और आसान कर दिया है, ये जो है log 5 और ये अपान log 3 जो है ना, यहाँ पे जो लिखा है log 5 अपान log 3, तो ये सॉल्व कर लेंगे। तो log 5 माइनस log 3 होगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो पहले बता रहे थे वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। 10 के पावर 3 हो गया, यहाँ पे रखेंगे तो log 5 की वैल्यू माइनस log 3 वैल्यू रखिए तो 0.6 हो जाता है, और ये इसकी वैल्यू होती है 0.4। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे
तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.2 और यहाँ पे आएगा 1.15 के आसपास 10 के पावर 3 ये। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो t = हो जाएगी 606.4 डिवाइड बाई 1.15 इंटू 10 के पावर माइनस ये +3 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो है इसकी वैल्यू आपकी आएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू जो आएगी तो ये करीब करीब आएगी 4, जिसको पूरा काटेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 400 करके 40 ये आएगी। लेकिन जब इसको एग्जैक्ट वैल्यू में रखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपकी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, सिर्फ 0.6 रख लिया है, यहाँ 0.4 रख लिया है तो 0.2 आती है। और अगर आप सॉल्व करते हैं पूरा एग्जैक्ट तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी मिलेगी। तो 400 जैसे ये है कि आसपास नियर अबाउट आ जाएगी, इस सेकंड में हो जाएगी। बच्चों ये कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोज करेंगे। तो अगर हम SOCl2 को तोड़ते हैं, गर्म करते हैं तो ये बनेगा SO2 और प्लस Cl2 बनेगा। ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है और ये भी गैस के फॉर्म में है। कह रहा है कि 2/2 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज, कह रहा है 60 मिनट। इसका मतलब है आप खुद समझते हो, अगर कोई चीज़ हाफ हो जाए यानी ये आधा, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, इसका मतलब इसको टूटने में आधा होने में जो समय लगा है उसे क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। तो ये क्या दिया है, ये आपका दिया हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ का मतलब आपका t½ दिया है। तो t½ कितना दिया है, 60 मिनट। तो इसको सेकंड में कर लेते हैं तो ये सेकंड में हो गया। तो कह रहा है कि इफ़ द डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो आप चाहे फर्स्ट ऑर्डर का डिकम्पोजिशन हो या ये हो, फर्स्ट ऑर्डर के डिकम्पोजिशन में मैंने आपको हाफ लाइफ का एक प्रूफ बताया था। क्या बताया था, t½ = 0.693 अपान के। तो अगर सॉल्व करना है तो के को इधर ले आओ, बस छोटा सा सवाल था। 0.693 अपान के, जो ये t½ है तो t½ की वैल्यू रख दीजिए। तो k = जो हो जाएगा 0.693 अपान, ये 2 बार 60 दिया है, 60 × 60, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। अब क्यों आएगी, क्योंकि आप ध्यान सकते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0.693 और ये हो जाएगा 36 और 10 के पावर हो जाएगा -2। तो ये वैल्यू जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए और 693 डिवाइड बाई 36 ये कर लीजिए। तो k = हो जाएगा 0.019 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 0.019। तो आप इसका आ जाएगा रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट आप समझते हैं क्योंकि आपने किस में निकाला है, सेकंड में। तो ये नीचे सेकंड है तो ऊपर जाएगा तो कहलाएगा सेकंड इनवर्स, और यूनिट भी होती। बच्चों ये रह गया था 0.2, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये वाला रह गया है ना, ये 10 के पावर -2, ये सेकंड इनवर्स होगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको चाहो तो अगर यहाँ पॉइंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1k = 1.9 इंटू 10 के पावर -4, ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ तो लेना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। बच्चों अभी तक आपको मैंने बताया जो है कोई भी रिएक्टेंट है उसे प्रोडक्ट में चेंज होता था, तो उस पर आप जो है वो फर्स्ट ऑर्डर था या 0 ऑर्डर का था, आपने उसको सॉल्व किया। लेकिन ये आपने नहीं देखा कि गैस फेज में अगर कोई रिएक्शंस होती है तब फर्स्ट ऑर्डर कैसे अप्लाई करेंगे। तो एनसीईआरटी में अगर जाएंगे तो गैस फेज के लिए भी बोला है। तो आओ देखते हैं, अगर गैस में है तो गैस में आप जानते हैं कि प्रेशर होती है, यानी एटमॉस्फेयर में होता है, और प्रेशर के साथ साथ जो है वो जो दिया होगा उसमें इनिशियल प्रेशर से निकालेंगे, फिर फाइनल प्रेशर मीन्स पार्शियल प्रेशर से निकालेंगे। तो आओ देखते हैं गैस में, गैसियस फेज में क्या होगा। ठीक है, तो गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया कि अगर कोई ए है वो गैस में होगा, उससे क्या बन रहा है आपका, बी बन रहा है, प्रोडक्ट गैस में है, और सी बनना है तो वो भी गैस में है। ध्यान दीजिएगा, मैं गैस के लिए दे रहा हूँ और गैस में ही आपको फर्स्ट ऑर्डर करके आप उसका जो है टाइम निकाल सकते हैं या रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए है गैस फेज इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो क्या होगा, मान लो शुरुआत में कोई चीज़ इनिशियल में हम मान लेते हैं इसका प्रेशर रहा होगा PI, इनिशियल प्रेशर
कब? जब t इक्वल टू रहा होगा 0, तब उस टाइम जो है ये कुछ भी नहीं बने होंगे। अगर मान लीजिए कि समय लगा होगा, कहेंगे एट टाइम t, अगर समय मान लो t लगा है तब क्या होगा? मान लो ये x एटमॉस्फेयर टूट के बन गया, ये भी x एटमॉस्फेयर टूट के बन गया, तो ये कितना बचेगा? तो कहेंगे Pi माइनस x एटमॉस्फेयर। गैस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अप्लाई करा रहा हूँ, ये रहा। तो कहेंगे यहीं कहीं आप मान सकते हैं Pi जो है, कहेंगे Pi इनिशियल प्रेशर्स ऑफ A है और Pt क्या मतलब होता है? टोटल प्रेशर्स। तो आप कह सकते हैं कि Pi जो है इनिशियल प्रेशर्स A का है और Pt का मतलब है टोटल प्रेशर्स। तो आप देखते हैं टोटल प्रेशर यानी Pt बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे Pt का मतलब है टोटल प्रेशर एट टाइम t। टाइम t पे प्रेशर क्या होगा? तो जितने प्रेशर्स आप आए हैं इसको जोड़ दीजिए, तो कहेंगे Pi माइनस एक्स प्लस एक्स, और जो आपका आया है ये भी x है, तो ये हो गया x और प्लस x, तो ये x आपका कट जाएगा, तो Pt इक्वल टू हो जाएगा Pi प्लस एक्स। अगर आप जो है x मान रहे हैं और x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कहलाएगा? x इक्वल टू कहलाएगा Pt माइनस Pi, ये हो जाएगा आपका। ये आपकी x की वैल्यू आई है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो फार्मूला है, तो फार्मूला तो वही है, उस पर रखना होगा। तो अब हमें देखना है कि इनिशियल प्रेशर्स और फाइनल, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A का क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A है एट टाइम t पे है, तो कहते हैं पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A एट टाइम t पे कितना दिया है? ये क्या है? Pi माइनस एक्स है, तो P माइनस एक्स है, तो इस पे अगर आपकी वैल्यू रखते हैं तो पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A, x की वैल्यू यहाँ रखिए, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे Pi माइनस ये होगा Pt माइनस Pi, तो ये हो जाएगा Pi माइनस Pt प्लस Pi। तो ये पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A का हो गया। तो A का जो पार्शियल प्रेशर होगा ये 2 है, तो कहेंगे 2Pi माइनस Pt कहलाएंगे, ये रहा। तो आपके पास एक फार्मूला है, क्या है? K इक्वल टू 2.303 अपान T लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ A का इनिशियल और पार्शियल प्रेशर A का जो है आपका फाइनल टूटने के बाद, तो क्या आएगा? K इक्वल टू 2.303 अपान T लॉग Pi तो इनिशियल रहेगा और ये आया है Pa, कितना आया है? तो ये आया है 2Pi माइनस Pt। तो एक फार्मूला ये हो जाता है जब आपका गैस फेज दिया हो, ये लिए। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे ये भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके अप्लाई के लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो आपका K इक्वल टू 2.303 अपान T लॉग Pi अपान 2Pi माइनस Pt, कब? जब रिएक्टेंट 1 हो, इससे प्रोडक्ट 2 बनता है, तब इस केस में आप इस फार्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये मैंने जो है आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ नहीं लिखी है। हमने कहा गैस फेज में अगर आपका गैस दिया हो, उसमें जो है आपको रेट कांस्टेंट निकालना हो या टाइम निकालना हो, तब आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमने मान लिया एनसीईआरटी का ही है, लेकिन मैंने ये आपसे नहीं कहा कि इनिशियल प्रेशर, मैंने बोला कि Pi इनिशियल प्रेशर ऑफ A का है, और जब ये x इसमें से टूट जाएगा तो जो बचेगा वो हो जाएगा आपका एट टाइम t पे प्रेशर्स। तो हम यहाँ जो लिखते हैं वो लिखते हैं पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A शुरुआत का, और जो बाद में प्रेशर आया है बच के वो, तो बाद वाला ये आया है। तो एक फार्मूला बन के आता है Pi अपान लॉग Pi अपान 2Pi माइनस Pt, बाकी ये तो सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब इसको मैं चलता हूँ एक क्वेश्चंस के फॉर्म में, जो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है उससे आपको प्रूव कराता हूँ। बच्चों अभी जैसे मैंने अभी आपको प्रूव किया था, सेम वही सवाल है। क्या है? कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट ए कांस्टेंट वैल्यू। ये जो है SO2Cl2 जो है टूटेगा तो SO2Cl2 बनेगा। ये कह रहे हैं टाइम 0 पे इसका टोटल प्रेशर 0.5 रहता है, जब आप 100 कर देते हैं तो 0.6 हो जाता है। ये कहाँ का सवाल है? ये एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज में जाएंगे
तो 4.2n है, यानी 21वां सवाल है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि हमने अभी आपको क्या कहा था, a से बनेगा b + c, यानी सेम फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो क्या करेंगे, अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो क्या कहेंगे k = 2.303 अपान t लॉग क्या बोलेंगे pi/2 pi - pt, ये रहा, इसी पे अप्लाई कर दीजिए। तो k की वैल्यू है 0 पे कोई मतलब नहीं है, तो ये तो 0 पे इनिशियल वाला होगा, तो ये होगा 2.303 अपान टी, क्या लेंगे 100, क्योंकि समय पे क्या होगा ये लॉग। अब लॉग पे जो आएंगे तो पी की वैल्यू हमारा 0.5 है, और यहाँ जब आएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0.5, क्योंकि पी 0.5 दिया है, और इसको कहेंगे पी टी कितना है आपका 0.6 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो k = हो जाएगा 2.303 अपान 100, ये हो जाएगा लॉग, ये आपका आ गया 0.5 ऊपर, नीचे कितना आएगा 5 दूनी 10, ये 1 हो जाएगा, 1 में से 0.6 हटाएंगे तो 0.4 बचेगा, तो 0.4 हो गया। फिर यहाँ पे जो है चाहो log 5 माइनस log 4 कर लीजिए, क्योंकि यही आपके पास तरीका है, वरना अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा 2.303 अपान 100, और इसको कर दीजिए लॉग, ये हो जाएगा आपका log 5 माइनस log 4, ये कर लीजिए। तो इससे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इसकी आंसर आपको आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये log 5 है, तो log 5 की वैल्यू हो जाएगी आपको 0.6, और log 4 है तो 2 कर देंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 0.3, तो ये करीब करीब हो जाएगा आपका, इसमें 2 हैं तो ये करीब करीब 0.7 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, ये आपको हो जाएगा 2 के पावर इधर आएगा, तो log 2 यानी 0.6 के आसपास, तो ये आपको हो जाएगा -0.6 यानी 0.1 आ जाएगा। तो आप डिवाइड कर लेंगे तो जो है ये आ जाएगा 0.1, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.2303 डिवाइड बाई 100, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो k = हो जाएगा 0.2303 इंटू 10 के पावर -2, ये आपका ये वैल्यू आ गया k, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको और भी वैल्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए 2.303 इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगी। अब इसको जो है अभी आप आंसर नहीं आया, क्योंकि तो रेट कांस्टेंट आया है, आपको निकालना है कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको ये बताना है रेट, तो रेट = क्या हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, तो यहाँ जाएगा के, और जो आपका ये कंसंट्रेशंस आएगा टूटने के बाद आ रहा आएगा, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर में वो क्या हो जाएगा, ये रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2pi - pt, लेकिन pt अब की ये रखेंगे 0.6 वाला, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, अच्छा सवाल था, कोशिश करेंगे आ जाएगा। k की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2.303 इंटू 10 के पावर -3, और यहाँ कितना आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका 10, अब की माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो जाएगा 1 माइनस आपको 0.65 करेंगे तो आ जाएगी इसके अबाउट आपका आ जाएगा 2.303 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 0.35, 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेट की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा न्यूमेरिकल बढ़ जाता है बच्चों, एक बार वहाँ समझा देता हूँ कि जगह कम है इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो k की वैल्यू आपने निकाल के यहाँ रखा, अब यहाँ पे जो है इनिशियल वैल्यू कितना है 0.5, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बन गया। ये pt कहाँ से लाए हैं, ये देखो pt कहीं और से नहीं लाया हूँ, ये वैल्यू pt है ये, तो ये pt उठा के मैंने यहाँ रखा है, तो आपकी माइनस करेंगे 1 माइनस 0.65 तो 0.35 होगी। जब इसको इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी ये हो जाएगा 0.806 × 10 के पावर -3, एक पॉइंट को हमने ऊपर कर दिया तो -4 हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया -4, तो यहाँ पे क्या कर दिया 8.06 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो ये रहा आपके, ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चंस ऐसे ही लगाना होगा। तो बच्चों एक सवाल जो है, ऐसे सवाल क्या हेडिंग लिखा हुआ है आपके बुक में एनसीईआरटी में, सीडो ऑर्डर रिएक्शन, तो थोड़ा जान लीजिए कि सीडो ऑर्डर क्या होता है। तो सीडो ऑर्डर रिएक्शंस ये आपको मैं बता चुका हूँ। सीडो का मतलब क्या हो, एक्चुअली में जो लिखा हो
वो चीज़ें ना हो तो सीडो ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब हो, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल में ले लीजिए कि अगर आप स्टर्स लेते हैं CH3CO C2H5, अगर आप इसे मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एसिटिक एसिड्स और साथ में बनाएगा इथाइल अल्कोहल, ये बन गया। मान लो कि हम जो है स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बोल रही है कि 0.01 मोल ये ले लिए और 10 मोल ये ले लिए, ठीक है। अगर टाइम टी है, मतलब जब समय 0 रहेगा तो कहेंगे ये कुछ नहीं बनेगा, तो ये 0 0 है। और मान लो एट टाइम टी पे ये टूटेगा, तो ये 0.01 मोल ये बन गया, तो 0.01 मोल ये बन गया, तो ये तो ख़त्म हो जाएगी। और ये कितना बचेगा, अगर 10 माइनस 0.01 करेंगे तो नियर अबाउट ये बच जाएगा आपका 9.9 के आसपास, इतना मोल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप घटा के देखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9, ये होगा 9, तो 9.99 आ जाएगा, एक पॉइंट छूट गया था। तो इससे क्या है, ये क्या चीज़ें हैं जो मैं इसको दर्शाती ये है कि जो है इसका वाटर का कंसंट्रेशन जो है चेंज ही नहीं होता है। जब हम रेट पढ़ाए थे तो कहा था रेट जो है कंसंट्रेशंस क्या होती है, रिएक्टेंट की चेंज होती है समय के साथ, लेकिन ये देखा गया कि वाटर का कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं होता है। तो लिखें कैसे, हमने पढ़ाया था ट्रिक, क्या पढ़ाया था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन है आपका, ये है CH3CO C2H5, इसके पावर कितना है 1, और ये है वाटर, इसके पावर हो जाएगा 1, लेकिन 1 नहीं होगा, यहाँ होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि रेट जो है इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, तो इसको हटाएंगे तो ये आपका बन के आ जाएगा C। तो बच्चों मैं आपको यही सिखा रहा था कि पानी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो ये एक्चुअली है तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सीडो का मतलब झूठा, देखने में लगता है 2 रिएक्टेंट हैं लेकिन एक्चुअली में होता है 1, यही है सीडो ऑर्डर रिएक्शंस की पहचान। तो ये सीडो ऑर्डर रिएक्शंस आपको ये प्रूव हो गया कि वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ऐसे ही अगर आप इन्वर्जन ऑफ शुगर करते हैं तो उसमें भी ये सेम कहानी होती है। तो ये 2 रिएक्शंस जो है एनसीईआरटी में है कि ये सीडो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। तो आप इसको भी देख लेते हैं। तो इन्वर्जन आप शुगर करते हैं तो आपका C12H22 वो 11, अगर आप इससे जो है हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो क्या बनेगा C6H12O6 C6H12O6, ये बन जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये आपका बन गया ग्लूकोज और ये बन गया आपका फ्रक्टोज। सेम चीज़ें वही फिर है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, प्रोपोर्शन हटाएंगे के आएगा और ये लिखा रहेगा C12H22O11 के पावर 1, यानी वाटर का कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगी। तो इसका मतलब वाटर पे आप कंसंट्रेशन पे 0 लिख देंगे, तो इसका मतलब जब चेंज ही नहीं होता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, तो क्या लिखते हैं। और यही इक्वेशंस मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया था, तो इसको सीडो फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। तो ये 2 इक्वेशंस हैं जो वाटर का कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता है तो इसे आप छोड़ देते हैं या डिपेंड ही नहीं करती है। तो आपका ये हो गया 2 इक्वेशन जो है कहलाते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर में। अब बच्चों इसके आगे आपको पढ़ाता हूँ। तो बच्चों एनसीईआरटी के पेज नंबर 111 पे जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट दिया है। तो इसके देर देखते हैं ये क्या होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस। टेम्परेचर डिपेंडेंट द रेट ऑफ रिएक्शंस, किसी रेट ऑफ रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्रीज बढ़ा देते हो, यानी कोई टेम्परेचर में रिएक्शंस है, मान लो उसमें 0 से 10 डिग्री पहुंच गया, तो ये देखा जाता है कि रेट कांस्टेंट्स जो है 2 टाइम्स बढ़ जाती है। अभी मैं इसका वो डिटेल बताएंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होती है। तो अगर आप कोई केमिकल रिएक्शंस है
उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो 10 डिग्री, तो कहेंगे फॉर ए केमिकल रिएक्शंस, फॉर ए केमिकल रिएक्शंस राइज द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो कहेंगे द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन नियरली डबल। अगर कोई भी रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं तो उसका रेट कांस्टेंट जो होता है नियरली डबल हो जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर जो है 111 पे दिया है। हम इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने जाते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट से, जिसको हम लोग थीटा मानते हैं। उसका भी मतलब यही होता है कि ये मान लिया जाता है कि रेट कांस्टेंट जो है आपका 2 या 3 टाइम्स बढ़ जाती है। लेकिन एनसीईआरटी जब 2 टाइम्स कहती है तो आपको 2 टाइम्स मान के ही लगाना होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने बस इतनी बात बोल के आपको किया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को बच्चों ऐड करना चाहता हूँ। क्या ऐड करना चाहता हूँ? इसका नाम है टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स, इसको थीटा कहते हैं। ये होता क्या है? क्योंकि टेम्परेचर जो है कॉफिशिएंट जो होती है इनिशियल टेम्परेचर्स होते हैं, और उस टेम्परेचर में अगर मान लीजिए कि आप 10 डिग्रीज इंक्रीज़ कर देते हैं, बात वही है, 10 डिग्रीज इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो है आपका रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। और किताबों में देखा होगा कि बहुत सारे किताबों में 2 और 3 होते हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी 2 टाइम्स कहती है तो इसको हम 2 टाइम्स मान के ही लगाएंगे। तो इसको देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसको देखते हैं। तो बच्चों जैसे ये जो बात मैंने बोला है ना, यही बातें ये भी है। आपको कुछ नहीं करना होगा, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। और कुछ किताबों में ये भी कहा जाता है कि अगर आप रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है, 10 डिग्री उसमें भी इंक्रीज करते हैं, तब भी देखा जाता है कि जो है, तो देखो मैंने दोनों फार्मूले बताए हैं। ये क्या है? हमने कहा थीटा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये क्या है? कहेंगे रेट कांस्टेंट है। कब है? जब शुरुआत का टेम्परेचर T था तो उसमें 10 डिग्री बढ़ गई, तो हमने क्या कहा? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस एट 2 टेम्परेचर डिफरिंग बाई 10 डिग्री। तो देखो ये लिखा हुआ है, रेशियो क्या होगा? ये रेट कांस्टेंट है। कब है? जब इसमें 10 डिग्री बढ़ गई है। ये कौन सा रेट कांस्टेंट है? जब टेम्परेचर जो है आपका शुरुआत वाला था। इसको अगर रेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि और किताबों में लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि जब आपकी शुरुआत की रेट टाइम T पे था और उसमें 10 डिग्री बढ़ा दिया तो ये 2 और 3 टाइम्स हो जाती है। ये 2 और 3 टाइम्स कुछ नहीं है, ये क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ये एनसीईआरटी की पॉइंट नहीं है, एनसीईआरटी वाला पॉइंट ये है। क्या कह रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री बढ़ा देते हो तो उसका रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। वही चीज़ें हमने कहा कि अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, तो जो 2 टाइम्स ये बढ़ जाती है, हमने उसको मान लिया थीटा कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगी, और 2 और 3 टाइम्स। लेकिन सॉल्व करना होगा तो 2 टाइम्स को ही लगाएंगे। क्या करेंगे? शुरुआत का देखेंगे आपका रेट कांस्टेंट कितने टेम्परेचर पे है, और उसमें आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो 10 डिग्री बढ़ाने वाला टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट रेशियो कहेंगे या अपान कहेंगे शुरुआत वाले टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट। इसी रेशियो को हम बोलते हैं थीटा। कैसे अप्लाई करेंगे मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ। ये तो थ्योरेटिकली चीज़ें हो गई, और कैसे मान के लगाएंगे, यानी रेट कांस्टेंट 2 टाइम हो जाती है तो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट पहले से ही 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कह दी जाती है, लेकिन एनसीईआरटी में 2 दिया है। और इसको अप्लाई कराते हैं, तो अप्लाई कैसे कराते हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। अप्लाई करते हैं, जैसे चाहे रेट कहें या रेट कांस्टेंट कहें, मैंने दोनों बात बोल दी है, ठीक है, कि रेट भी बढ़ जाती है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाती है, दोनों। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें हैं, मैं क्वेश्चंस जो है नोट कर लेता हूं और इस क्वेश्चंस को मैं आपको अप्लाई कराता हूं। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस ये है कि इफ़
R is the rate of reactions at 10 degree centigrade having theta is equal to 2. The rate of the reactions at 40 सेंटीग्रेड विल बी। तो कुछ नहीं करना होगा, स्टार्टिंग कहाँ है 10 डिग्री से, तो आप मान लो 10 डिग्री से ये किया तो 10 से कहाँ गए होंगे, 10 से 20 गए होंगे तो 20 डिग्री, 20 से कहाँ गए होंगे 30 डिग्री, 30 से कहाँ गए होंगे 40 डिग्री। एक चीज़ तो ये हो गया। चाहे रेट हो या रेट कांस्टेंट हो, कुछ करना नहीं है। आपका शुरुआत में रेट क्या था R, तो जब 10 डिग्री तो क्या हो जाएगा, रेट कितना गुना बढ़ जाएगा 2R। अब अगर ये पढ़े तो 2 से कितना हो जाएगा 4R, ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। कितना हो गया, देखो R इंटू 2R, 2R इंटू 4R, 4R इंटू क्या कहेंगे, ये बढ़ जाएगा क्योंकि जस्ट डबल हो रहा है। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8R। तो ये आपके 2 टाइम्स बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। कैसे लगाना चाहते हैं, कुछ नहीं, एक तरीका और है। अगर आपको रेट निकालना है कितना टाइम्स बढ़ जाता है, तो इसे लिखिए R न्यू इज इक्वल टू R ओल्ड थीटा के पावर n कर लीजिए। ये मेरा ट्रिक्स है, तरीका है, ठीक है। इस पे लगा लीजिए, वही आंसर आएगा। ये क्या है, जितने टेम्परेचर जहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ गया है, तो उनके बीच में इंटरसेप्ट देख लीजिए कि इंटरसेप्ट कितने इंटरसेप्ट हैं। तो कितना इंटरसेप्ट आया है, 1 2 3, यानी कितने सेंटर्स हैं 3। तो n इक्वल टू बीच के इंटरसेप्ट यानी गैप, तो n इक्वल टू हो जाएगा गैप। तो कितना गैप आया है 3, इनके बीच में 1 1 2 1 3 हो गया। तो रखिए जो आपका रेट नया निकल के आएगा न्यू, यानी कितना टाइम्स बढ़ेगा, तो ये हो गया ओल्ड। कंपेयर करना है, थीटा आपको पता है कितना टाइम्स होता है, आपको बताया था थीटा इक्वल टू 2, ये आपको बता ही दे गया है। तो इसके पावर कितना कर दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, या 8R ओल्ड कह सकते हैं। तो जो कितना गुना रेट बढ़ जाएगी, तो कहेंगे 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। इस पे क्वेश्चंस भी आया हुआ था, मैं क्वेश्चंस को कराता हूँ। ये जो है तो कहेंगे n जो है, आपको अगर पूछे कि n क्या है तो यहाँ लिख लीजिए, n जो है नंबर ऑफ इंटरवल। तो ये इंटरवल, जितने इंटरवल होते हैं। तो इसको मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो देखो बच्चों, 0 ऑर्डर रिएक्शंस में है और कह रहा है इब्री राइज 10 डिग्री, राइज टेम्परेचर, कह रहा रेट इज़ डबल, पहले बोल रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जो है चाहे 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करेंगे तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगी या रेट डबल हो जाएगा। भाई यही बात रखना है। और आपके पास एक तरीका, एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको दिखाया था। तो कह रहा राइस कहाँ कर रहे हैं, ये 10 डिग्री से। बहुत सिंपल तरीका है बेटा। जैसे क्या करो, 10 है ना, ये 10 डिग्री है, तो 10 से कितना जाएंगे, 10 से 20 पहुँच गए तो 20 डिग्री हो जाएगा। फिर 20 से कहाँ जाएंगे, देखो 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो 20 से कहाँ चले गए 30 में, फिर 30 से कहाँ जाएंगे 40 पे, फिर 40 से कहाँ चले गए 50, फिर 50 से कहाँ आएंगे 60 पे, 60 से कहाँ आ रहे हैं, देखो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे करें, चाहे तीर लगा लो आप, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 60 से 70 पे आ गए, कहाँ जाना है, 70 से आप 80 पे आ गए, 80 से कहाँ आ गए आप जो है 90 पे आ गए, और जहाँ तक बोला है वहीं पर रोक देंगे। कहाँ पे आ गए आप, 100 तक आ गए। एक तरीका तो ये है कि इंटरसेप्ट देख लो कितना है, देखो 1 2, या इंटरवल देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंटरवल है। क्योंकि स्टार्ट कहाँ के हैं 10 डिग्री से और जा कहाँ रहे 10 तक। एक तरीका तो ये है, या ऐसे आप इसको मान लो R, तो ये R का क्या हो जाएगा 2R, यही पूछ रहा है। 2R कितना हो जाएगा 4R, 4R कितना जाएगा 8R, 8 कितना जाएगा 16R, 16 कितना हो जाएगा 32, 32R। देखो एक तरीका ये भी है, 32 कितना हो जाएगा 64R, 64R कितना हो जाएगा दुना 128, 128 दुना 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 256 हो जाएगा, और 256 कितना हो जाएगा 512 के आसपास, 512 ही होगा आसपास, छोड़ो 512 हो गया। तो कितना टाइम कहेंगे 512 टाइम्स हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया 512 टाइम्स, ये हो गया। और अगर नहीं है तो क्या कहोगे, R ओल्ड बराबर R न्यू, सॉरी R न्यू बराबर, उल्टा कर रहा हूँ, R न्यू बराबर कहेंगे R ओल्ड इन
थीटा के पावर क्या कर देंगे, जो भी दिया हो। तो थीटा को कितना दिया है, क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ ही जाता है तो 2 होता है थीटा का वैल्यू पहले से, और इसके पावर करेंगे 9। तो आर जो न्यू आएगा ये आ जाएगा 512, आर के हो जाएगा ओल्ड यानी टाइम्स कह देंगे। तो एक तरीका ये भी है। जो थीटा की पावर n लिखते हैं वो थीटा फिक्स होती है, कितना होती है, 2 ही होती है, क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ जाती है, और यहाँ भी दिया है डबल हो जाती है। तो जब डबल हो जाएगी तो 512 होगा, और 512 ये है। अब बच्चों जो है आपके जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, आरएनएस बचा हुआ है, ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस हैं वो बताया जाएगा। आरएनएस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कोलूजन्स क्या है, कोलूजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको बताएंगे। तो अभी आपको जो है ये सब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।